आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। चुनाव भी आज हैं और नतीजे भी आज ही आ जाएंगे, जिसके लिए वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। एनडीए की तरफ से मैदान में जगदीप धनखड़ खड़े हुए हैं तो विपक्ष ने मार्गरेट आल्वा पर दांव चला है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की तरह इस बार भी ये मुकाबला एक तरफा बनता दिख रहा है। आंकड़ों के लिहाज से इस रेस में जगदीप धनखड़ काफी आगे चल रहे हैं। विपक्ष की तरफ से मार्गरेट आल्वा चुनाव जरूर लड़ रही हैं, लेकिन धनखड़ ने एक मजबूत लीड बना रखी है। उपराष्ट्रपति का चुनाव देश के लोकतंत्र में काफी मायने रखता है। ये पद कितना अहम है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को ही सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। वही पद के लिहाज से उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी बड़े माने जाते हैं। ऐसे में जो भी इस पद पर आसीन होता है, कई जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करना जरूरी रहता है। आंकड़ों के लिहाजा से बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। जो सदस्य मनोनीत होते हैं उन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिलता है। ऐसे में वोटों की कुल संख्या 788 रहती है। इसमें लोकसभा के 543 वोट रहते हैं और राज्यसभा के 243। किसी को भी उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 394 वोटों की जरूरत पड़ती है। जो भी इस आंकड़े तक पहुंच जाता है उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। इस चुनाव में हर सांसद का एक वोट गिना जाता है, लेकिन खेल ये रहता है कि सांसद को अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। मतलब जो ज्यादा पसंद वो पहले नंबर पर और जो कम पसंद वो दूसरे नंबर पर। अब इसी प्रतिक्रिया के आधार पर देखें तो एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने उनके खाते में अभी 395 वोट दिख रही हैं। मतलब जितने की जरूरत है उससे ज्यादा उनके पक्ष में पहले ही दिखाई दे रही हैं वोट। इसी वजह से इस चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। वर्तमान में बीजेपी के लोकसभा में 303 सांसद हैं और राज्यसभा में पार्टी के पास 93 सांसद हैं, जिसके चलते जगदीप धनखड़ की जीत की उम्मीद नजर आ रही है। महंगाई और बेरोजगार के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। पहले तो बीजेपी नेता इसे ईडी कार्रवाई को दबाव बनाने की कोशिश बता रहे थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेताओं के काले कपड़ों को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जोड़ दिया है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से इसका जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। साथ ही कांग्रेस नेता ने आरएसएस का नाम लेकर भी अमित शाह को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के सत्याग्रह से बौखला गए भाजपा नेता काले रंग को कोस रहे हैं, जबकि काला रंग न्याय के देवता न्यायाधीश शनिदेव का रंग है और हमारी पूरी लड़ाई मोदी सरकार द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से लादी गई जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने कहा कि अमित शाह जी, आपने शायद राजनीतिक जीवन आरएसएस से शुरू नहीं किया होगा, नहीं तो आपको काले रंग से इतना ऐतराज नहीं होता। आरएसएस का स्वयंसेवक कौन से रंग की टोपी पहनता है? काले रंग की। कुछ समझ में आया? मोदी सरकार की नीतियां राम राज्य की कल्पना से बिल्कुल विपरीत हैं। सरकार की दूरदर्शिता से जनता के हाल बेहाल हैं। इसीलिए भगवान राम भी जनता के हक की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस के साथ हैं। प्रभु श्री राम कृपा सिंधु हैं, उनकी कृपा से कांग्रेस जनता को राहत दिलाकर रहेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के पूरे प्रदर्शन को राम मंदिर से जोड़कर देखा, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सरकार के विरोध में काले कपड़े पहनकर विरोध किया था। ऐसे में अमित शाह ने कहा कि आज ही के दिन नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया था, इसीलिए कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए ये विरोध कर रही है। ईडी और महंगाई तो सिर्फ बहाने हैं। कांग्रेस का असली दर्द श्री राम मंदिर का बनना है। आज तो कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़कर काले कपड़े पहनकर विरोध किया है।
बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में शनिवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां उधमपुर में एक मिनी बस खाई में गिर गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में 8 स्टूडेंट्स घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना आनंद फानंद में पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ भी वहां पर एकत्रित हो गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी बड़े नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल हादसे में 8 स्टूडेंट्स घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। यह हादसा उधमपुर जिले के मसूरा के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि बस में 8 स्टूडेंट्स सवार थे। बस बरमीन गांव से उधमपुर जा रही थी। सड़क से फिसलकर खाई में बस गिर गई। सभी घायल को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और सभी का वहां पर इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बस में जब यह हादसा हुआ उस टाइम 8 स्टूडेंट बस में मौजूद थे, लेकिन तभी अचानक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 स्टूडेंट घायल हो गए। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 7 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से राजस्थान में आने वाले दिनों में मानसून की सक्रिय रहने का आसार जताया जा रहा है। ऐसे में आगामी दिनों में भी पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को राज्य के 13 जिलों में तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इससे पहले पिछले 2 दिनों में जयपुर में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज करी गई थी। कोटा में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। यहाँ 75 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी मुख्यालय पर 69 mm दर्ज की गई है। करौली में 58, टोक बनस्थली में 56.4 बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में प्रदेश के कई बैराजों को गेट खोलकर पानी छोड़े जा रहे हैं। राज्यों में 1 जून से 4 अगस्त तक औसतन 237 मिमी बारिश होती है, लेकिन अब तक 341 मिमी बारिश हो चुकी है। वहीं जयपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने की भी संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा श्रेणी में 42 दर्ज किया गया है। साथ ही जोधपुर में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल छाए रहेंगे। आंधी चलने और बारिश होने के आसार भी हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 86 दर्ज किया गया है। बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक 81 है और संतोषजनक श्रेणी में है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोविड अपडेट की। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 19,406 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,41,26,994 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,35,364 से घटकर 1,34,793 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना से 49 और मरीजों की जान जा चुकी है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,649 हो गई है। वही उपचाराधीन मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 0.31% है, जबकि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.50% है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 571 की कमी दर्ज की गई है। वहीं संक्रमण की दैनिक दर 4.96% है, जबकि साप्ताहिक दर 4.63% दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में इस संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,34,65,552 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। वहीं देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 205.92 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन की जा चुकी है। उनकी बात करते हैं महाराष्ट्र की।
महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार का 5 अगस्त को होने वाला कैबिनेट विस्तार टल गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार टलने से अब मंत्री और राज्य मंत्रियों के अधिकारी सचिवों को सौंप दी गई, उनका अधिकार जो है सचिवों को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र में मंत्री न होने की वजह से कई विभागों के कामों पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई विकास के काम अटके पड़े हैं। आपको बता दें कि मंत्रियों द्वारा लिए जाने वाले फैसले, कई आदेश जिसकी तुरंत जरूरत होती है कि सभी अधिकार मंत्रियों के पास होते हैं। गृह, राजस्व और शहरी विकास मंत्रालय में कई अपीलें पिछले महीने भर से लंबित हैं। वहीं नई सरकार बने 36 दिन हो चुके हैं, उससे ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल नहीं बनने से अब इसका असर विभागों पर भी पड़ने लगा है। इसीलिए मंत्रियों के सभी अधिकार सचिवों को देने का फैसला सरकार ने किया है। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। बात करते हैं ताइवान, चीन और अमेरिका के लेकर जो जंग की दीवार, जो तलवार खिंच चुकी है उसको लेकर। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी जारी है। अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में ताइवान का दौरा किया है, चीन ने जिस पर कड़ा ऐतराज जताया था। चीन ने तो अमेरिका पर सैन्य कार्रवाई करने की धमकी तक दे डाली थी। अब इस विवाद में उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो गई है। चीन के बाद उत्तर कोरिया ने भी नैन्सी पेलोसी को लेकर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया की है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो योंग सेम ने एक बयान में कहा है कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान का दौरा करके क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नष्ट करने के लिए चीन की आलोचना के घेरे में आई गई है। उन्होंने दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया के साथ टकराव का माहौल पैदा कर दिया है। उत्तर कोरिया के प्रवक्ता की ओर से आगे कहा गया है कि नैन्सी पेलोसी ने अपनी यात्रा के दौरान दक्षिणी कोरियाई अधिकारियों के साथ उत्तर कोरिया से खतरे से निपटने के लिए मजबूत और ठोस कदम उठाए जाने को लेकर बात की। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने आगे कहा कि इन सब के पीछे अमेरिका की विनाशकारी रणनीति है, जो कोरियाई प्रायद्वीपों और इस क्षेत्र में मौजूदा सत्ताधारी दक्षिण कोरियाई रूढ़िवादी ताकतों को उत्तर में पड़ोसी देशवासियों के साथ टकराव में धकेलकर तनावपूर्ण स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है। उत्तर कोरिया ने पेलोसी को अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता की सबसे खराब विध्वंस बताते हुए उनकी अप्रैल में यूक्रेन यात्रा की कड़ी आलोचना कर दी है। उत्तर कोरिया ने नैन्सी पेलोसी पर उनकी यूक्रेन यात्रा के दौरान रूस के साथ यूक्रेन के टकराव के लिए माहौल को उकसाने का भी आरोप लगाया है और हाल में अपनी ताइवान यात्रा के दौरान उन्हें चीन की आलोचना का शिकार भी होना पड़ा है। उत्तर कोरिया ने पेलोसी पर चीन निशाना साधते हुए कहा कि वो जहां भी गई, अमेरिका को उनके द्वारा पैदा की गई परेशानी के लिए महंगा भुगतान करना पड़ा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।